So I welcome you all to the second lecture for electrochemistry. हम लोग सब क्लास 12th में हैं और हमारी बैच NB12 इंजीनियरिंग है। मेंस एंड एडवांस दोनों के एस्पिरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला स्लाइड हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, इसको हम फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज करेंगे। प्लीज पे अटेंशन टू द स्लाइड। लेफ्ट साइड में जिंक कंटेनर है, राइट साइड में कॉपर कंटेनर है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। जिंक कंटेनर के साथ जिंक का सॉल्यूशन है, जनरली ZnSO4 होता है। कॉपर कंटेनर के साथ कॉपर का सॉल्यूशन है, जनरली CuSO4 होता है। कोई दूसरा सॉल्यूशन भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें कटायन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो कटायन सॉल्यूशन नीचे है एंड सॉलिड रॉड ऊपर है। कटायन सॉल्यूशन नीचे है एंड सॉलिड रॉड ऊपर है। ठीक है। अब जिंक जिंक क्या होता था, जिंक टूटता था, याद करो पार्ले जी। तो जिंक टूटता है और नीचे डिपॉजिट, नीचे टूट के सॉल्यूशन में जाता है। और कॉपर क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है। सो कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड एंड जिंक टूट के नीचे जाता है, सेटल होता है। तो जिंक वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, जिंक वाले टर्मिनल पे क्योंकि वो चीज टूट रही है, तो जिंक गिव्स Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली रिएक्शन हो रही है लेफ्ट साइड वाले कंटेनर पे। दिस रिएक्शन इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड वाला कंटेनर विच इज द जिंक कंटेनर। जिंक वाला कंटेनर कौन सा है, जिंक वाला एनोड वाला कंटेनर है। और कॉपर वाला कंटेनर कौन सा है, कॉपर वाला कंटेनर कैथोड वाला कंटेनर है। कॉपर वाली चीज पे क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर 0, राइट। तो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पे ऐसे रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ गए और कॉपर के कटायंस यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, फिशिंग जैसा। याद करो, फिश आती है, दाना पकड़ती है और वहीं पे अटक जाती है। तो इलेक्ट्रॉन दाना है और Cu2+ जो है, जो सॉल्यूशन में Cu2+ था, वो Cu2+ कॉपर पे डिपॉजिट हो जाता है। और उससे क्या होता है, कॉपर रॉड का लेंथ बढ़ जाएगा या थिकनेस बढ़ जाएगा। कॉपर रॉड थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाएगा। और जिंक रॉड जो है वो क्या हो रहा है, जिंक रॉड टूटता जाता है। जिंक रॉड टूटता जाएगा तो सॉल्यूशन में Zn2+ का क्वांटिटी बढ़ेगा। क्वांटिटी ऑफ Zn2+ इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, quantity of Cu2+ decreases in the solution. Copper is getting deposited and zinc पानी में जा रहा है, सॉल्यूशन में टूट के जा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है आउटर सर्किट में। तो ये जो एरोस दिखाई दे रहे हैं, ये वाले एरोस, दीज एरोस आर द इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आउटर सर्किट से कॉपर की तरफ जा रहे हैं। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिख भी देते हैं हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ है, आउटर सर्किट में है। कहाँ से कहाँ पर है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सर्किट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो ये चीज हम लर्न करेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो हमेशा एनोड टू कैथोड होगा। ये चीज लर्न करने का कि हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट विल बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड टू कैथोड होगा। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, करंट मतलब अगर सिर्फ करंट लिखा है तो समझ में आता है कि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, C फॉर कॉपर, C फॉर कैथोड। लेकिन कॉपर दुनिया में हर बार कैथोड बनेगा क्या, नहीं, वो डिपेंड करता है कब उसको कैथोड बनना है, कब उसको एनोड बनना है। लेकिन इस एग्जांपल में कॉपर कैथोड है और कन्वेंशनल करंट जो है वो कहां से कहां जा रहा है, कन्वेंशनल करंट जा रहा है एनोड से कैथोड तक, सॉरी कैथोड से एनोड तक कन्वेंशनल करंट। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक है, एनोड से कैथोड तक। तो ये एरोस भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। ये जो येलो कलर के 2 डायमेंशनल एरोस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट सिस्टम के अंदर जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात नहीं करते। सॉल्ट ब्रिज वगैरह रहता है तब बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कंटेनर है तो एक ही कंटेनर में current flows inside the battery because of movement of ions. Current flows inside the battery because of movement of ions.
यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है ताकि सिस्टम को अंदर से कनेक्ट कर सके, कैटायन और एनायन को, सॉरी कैथोड और एनोड को एक साथ कनेक्ट कर सके इनसाइड द बैटरी वाली कंडीशन से। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायग्राम, ये लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। इसमें अगर डाउट है तो प्लीज हाथ उठाए और डिफिकल्टी पूछिए। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस कंसेप्ट। भाविन प्लीज आस्क, भाविन प्लीज आस्क योर डाउट। नहीं डाउट नहीं है, ऐसे ही हाथ उठाएगा। प्रसाद, प्रसाद प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। प्रसाद डाउट है क्या? नो हर्षिता सर, कोठारी डाउट प्लीज नहीं है। अनम्यूट। हर्षिता कोठारी प्लीज अनम्यूट। यस सर। हर्षिता आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, हम चेक करेंगे टाइम लैग हो रहा है क्या। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा वॉइस लैग हो रहा है बट आवाज आ रही है। ठीक है, प्रसाद आस्क योर डाउट, अनम्यूट करो और डिफिकल्टी पूछो। डाउट नहीं है सर, समझ में आ रहा है। डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाथ नीचे करो फिर। देखो मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर्स इंटरेक्टिव हो, तो अगर आप लोगों को डिफिकल्टी है तो यू कैन रेज योर हैंड। अभी जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा बेसिक है, इसमें शायद ही डाउट आएगा, लेकिन फिर भी अगर डिफिकल्टी है तो प्लीज शर्माओ मत, अपनी घर की बात है। आप लोग वैसे ही अपने अपने घर में बैठे हो, मैं भी मेरे घर में बैठा हूँ। डिफिकल्टी है तो हाथ उठाओ और डाउट पूछ लो। ठीक है, तो आई अज्यूम कि इसमें कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाली चीज सबको क्लियर होगी, इसको हम क्लियर करते हैं। वी विल गो हेड। ठीक है, ये वाला स्लाइड भी हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, तो इसको फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज कर लेंगे। कॉपर इज द कैथोड एंड जिंक इज द एनोड। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? रिडक्शन कॉपर पे हो रहा है और Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमने देखा पीछे फिशिंग वाला एग्जांपल, और जिंक वाले एग्जांपल में पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक। ठीक है, फिर इसमें एक और याद रखने वाली चीज क्या है? एनोड इज द टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड इज द टर्मिनल वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो वोवेल वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाली चीज बताई थी। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन हमेशा और कैथोड पे होता है रिडक्शन हमेशा। अब ये चीज लर्न करना है कि कैथोड जो है, कैथोड मतलब निगेटिव होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव होगा, ये चीज भूल जाओ अब। एनोड वाली चीज पे ऑक्सीडेशन और कैथोड वाली चीज पे रिडक्शन, अब कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग, दैट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक वाला टर्मिनल क्या है? जिंक वाला टर्मिनल एनोडिक टर्मिनल है। एंड इस कंडीशन में कॉपर वाला टर्मिनल क्या है? कॉपर वाला टर्मिनल कैथोडिक टर्मिनल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये डैनियल सेल है। जिंक हमेशा एनोड होगा क्या? नहीं, जिंक कुछ लोगों के सामने एनोड होगा और कुछ लोगों के सामने कैथोड होगा। कॉपर भी कुछ लोगों के सामने एनोड होगा, कुछ लोगों के सामने कैथोड होगा। वो आपस में मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कैथोड बनना है और किसको एनोड बनना है। ठीक है, ये चीज फिक्स है कि कॉपर जो है वो जिंक के साथ कैथोड रहेगा और जिंक जो है वो कॉपर के साथ एनोड रहेगा। ये चीज फिक्स हो गई है। कॉपर बहुत सी चीजों के साथ कैथोड है और बहुत सी चीजों के साथ एनोड भी है। वो किसके साथ कैथोड है और किसके साथ एनोड है ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है। ठीक है, सो वो चीज भी आज वाले क्लास में डिस्कस होगा। बट तब तक के लिए हम ये याद रखें कि कॉपर इज द कैथोड एंड जिंक इज द एनोड। ये चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, कॉपर इज द कैथोड एंड जिंक इज द एनोड, दिस इज कोरिलेटेड। ओके, so this was also done in the previous class. We will go ahead. ठीक है, अब हाफ रिएक्शंस देखते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus plus Cu। सिर्फ ये रिएक्शन देखो, ऊपर वाला रिएक्शन देखो। ये रिएक्शन देख के क्या समझ में आता है? ये रिएक्शन देख के समझ में आता है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और Cu ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। तो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड Cu2 plus accepts electrons।
तो कई बार क्या होता है, हम बोलते बोलते ऐसा बोल देते हैं कि कॉपर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है, कॉपर ने थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट किए Cu2+ ने। सोचो, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं, कॉपर तो मेटल है ना, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो जाएगी Cu2+ बनने की, तो Cu2+ के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लूज किया और Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ को दिए और Cu2+ बन गया Cu और Zn बन गया Zn2+। ठीक है, so zinc loses electrons and Cu2+ accepts electrons, so this is very easy। अब सर फिर इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना? नहीं, तो इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को देखो अभी इधर, Zn2+ accept electrons and Cu loses electrons। ये चीज जो है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाली चीज पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Cu के बारे में सोचते हैं, Cu का टेंडेंसी होगा टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और उसी के साथ में राइट साइड में ऊपर देखो, राइट साइड में ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, और Zn का भी टेंडेंसी होगा टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है, दोनों मेटल्स है, 9th में पढ़ा था हमने, मेटल्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर का भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का और जिंक का भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। इसको हमने नाम दे दिए ए और बी। ठीक है, उसको नाम भी दे सकते हैं, ए और बी ऐसे हमने नाम दे दिए। तो जो बी है वो ज्यादा है ए से। अब इसके बारे में थोड़ा सोचो, प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट दैट जिंक को भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का है और कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का है। तो जिंक और कॉपर में, दोनों में से जिंक का ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का। तो अगर जिंक का ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का, तो कॉपर 2+ का टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का एज कंपेयर टू Zn2+। बराबर है ना? जिंक का इलेक्ट्रॉन्स देने का टेंडेंसी ज्यादा, तो Cu2+ का इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा। इसको हम यहाँ पे लिख रख देते हैं थोड़ी सी जगह करके। काम करो, लेट अस टेक अ न्यू स्लाइड। व्हाइट बोर्ड लेते हैं। Therefore, Zn and Cu2+ can form a cell and Cu and Zn2+ cannot form a cell। cannot form a cell बोलने से अच्छा होगा कि हम cannot form a spontaneous cell बोले। और यहाँ पे हम Zn and Cu2+ एक पेयर है और Cu and Zn2+ एक पेयर है। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट्स पढ़ो, ये 3 स्टेटमेंट्स एक बार रीड करो साथ में, एंड देन इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है तो पूछो। प्लीज आस्क डिफिकल्टी इफ यू हैव एनी इन दीज 3 स्टेटमेंट्स। पहला वाला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जिंक का टेंडेंसी डोनेट करने का ज्यादा है। देखो B इज ग्रेटर देन ए, तो जिंक का अगर टेंडेंसी ज्यादा है तो कॉपर क्या बोलता है, मेरा कटायन इलेक्ट्रॉन ले लेगा
तुम्हारा न्यूट्रल एटम को बोलो इलेक्ट्रॉन देने को, ठीक है। फिर उसका उल्टा Cu2+ का इलेक्ट्रॉन्स लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो Cu2+ क्या बोलता है, मेरा कटायन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, माय कटायन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज तुम्हारे न्यूट्रल वाले की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, Zn और Cu आपस में मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि Zn और Cu2+ स्पॉन्टेनियस सेल बनाएंगे, Cu और Zn2+ स्पॉन्टेनियस सेल नहीं बनाएंगे। तो जिंक वाली चीज में क्या होगा, जिंक वाली चीज में होगा ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर वाली चीज में क्या होगा, कॉपर वाली चीज में होगा रिडक्शन। कॉपर रिड्यूसेस फ्रॉम 2+ to 0 एंड जिंक ऑक्सीडाइजेस फ्रॉम Zn to Zn2+। जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का हो गया रिडक्शन। एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी स्टिल हियर, प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई डाउट नहीं है? थैंक यू। ठीक है, वी विल गो अहेड। सो नाउ ये फिल इन द ब्लैंक हमने डिस्कस कर लिया था पहले, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। ई सेल कैसे निकालते हैं? ई सेल अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ई सेल 0 है तो सेल इक्विलिब्रियम पे होता है। सेल पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेल पोटेंशियल याद करो, पोटेंशियल और पावर एक दूसरे के इनवर्स थे। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा उसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा, जिसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल अच्छा। इनवर्स होता है, पोटेंशियल होता है खुद के लिए और पावर होता है सामने वाले के लिए। हमारा खुद का पोटेंशियल होता है पढ़ाई करने का, लेकिन पावर हम सामने वाले के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं, सामने वाले के रिस्पेक्ट में पावर डिफाइन होता है। सो जो अब एक सेल होगा तो सेल का भी कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सेल पोटेंशियल जो है वो होता है कैथोड प्लस एनोड। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जिसका जो फंक्शन है, जिसका जो प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग सेल पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों को ऐड करके सेल पोटेंशियल बन जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये दोनों को ऐड करके सेल पोटेंशियल मिल जाता है। तो ई सेल इज आरसी प्लस ओए, ये है कंसेप्चुअल डेफिनेशन और ये है वी यूज। हम हमेशा आरसी माइनस आर ए यूज करेंगे, ठीक है। और आईयूपैक डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रिडक्शन वाले को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में, पेपर में या किसी क्वेश्चन में आ गया रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू बी 3, मतलब समझ जाना कि रिडक्शन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन टू बी 3, मतलब भी समझ जाना कि रिडक्शन की बात कर रहा है। सिर्फ ऐसा भी लिखा है पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज 3, तो समझ जाना कि रिडक्शन की बात कर रहा है। सो रिडक्शन इज लाइक अ कन्वेंशन, कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम कैसा उसको रिडक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता है तो एक कन्वेंशन होता है ना, mg डाउनवर्ड्स लेते हैं तो g निगेटिव लेते हैं। जरूरी नहीं है हम वैसा ले, लेकिन वैसा लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज इतना, तो समझ जाना कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड मतलब वो ई के ऊपर ऐसा छोटा सा जीरो लगाते हैं, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस आप लोगों को पता होगा, थर्मोडायनामिक्स में अपन ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है इस चीज को। तो ई नॉट, तो यहाँ पे सब जगह नॉट लगा सकते हैं अपन। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर सी माइनस ई नॉट आर ए। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो उसमें नॉट वाली चीज एक बार फिर से डिस्कस हो जाएगी। तो ई नॉट सेल इज ई नॉट आर सी माइनस ई नॉट आर ए। अब तक कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो सिर्फ ये इक्वेशन याद रख लेना, ये जो वी यूज वाली चीज है, इतना अगर हम याद रख लेंगे तो सफिशियंट है। इसको याद रख लो, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। आरसी माइनस आर ए, सिर्फ इतना याद रख लो कि आरसी माइनस आर ए करना है। ई सेल निकालने बोला तो क्या करना है, आरसी माइनस आर ए करना है, और कुछ भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा। रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। देन अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन देखेंगे। डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, ये यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। दिस इज द माइनस साइन, नेगेटिव ऑफ एन एफ ई सेल।
इसमें एफ क्या है 96,500 है, वैल्यू है उसका फैराडेज लॉ से आ जाएगा। ई सेल क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है। और एन क्या है, तो एन इंटरेस्टिंग है, एन होता है एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। तो कैथोड हाफ रिएक्शन और एनोड हाफ रिएक्शन का एलसीएम लेना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से उसको ऐड करते हैं। जैसे कॉपर और जिंक है, तो उसमें कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिंक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 + 2 4 नहीं करना है, 2 × 2 4 भी नहीं करना है, 2 और 2 का एलसीएम 2 लेना है। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो डेनियल सेल जो है हमारे पास, डेनियल सेल का एन फैक्टर इज 2। लर्न कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। मान लो किसी रिएक्शन में कैथोड हाफ का एन फैक्टर आ रहा है 2 और एनोड हाफ का एन फैक्टर आ रहा है 3, तो उस केस में एन फैक्टर लेंगे 6। वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम जो है वो मल्टीप्लीकेशन से आया। हर बार एलसीएम मल्टीप्लीकेशन से आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 1 और 2 में 2 मल्टीप्लीकेशन से आया, लेकिन 2 और 2 में फिर से 2, राइट। तो उस चीज को ध्यान रखें, जो एन फैक्टर है वो ठीक से सिलेक्ट करना है। ये जो एन फैक्टर होता है ये पूरे सेल का एन फैक्टर होता है। कैथोड हाफ का एन फैक्टर और एनोड हाफ का एन फैक्टर का एलसीएम लेंगे और उससे पूरे सेल का एन फैक्टर डेवलप करते हैं। फिर डेल्टा जी जो है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। फिर अगर आप चाहो तो इसमें नॉट लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे भी नॉट लगाएंगे तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन, तो एनएफ ई सेल पे भी नॉट लग जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन। लेफ्ट में नॉट लगाया तो राइट में भी नॉट लगाना, लेफ्ट में नॉट नहीं लगाया तो राइट में भी नॉट मत लगाना, ठीक है। अगर यहाँ पे ई नॉट सेल लिख दिए तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल की जगह क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब नॉट कंडीशन, ऊपर 0 लगा देते हैं, ठीक है। और ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, इस पे भी नॉट लगा देंगे तो चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। फिर इसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ई सेल ग्रेटर देन 0, ये 0 है, ई सेल इज ग्रेटर देन 0, तो सेल क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, मतलब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये और वैलेंसी क्यों आ गया पता नहीं, ऑन इट्स ओन, ये और वैलेंसी नहीं चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ई सेल ग्रेटर देन 0 मतलब द सेल इज स्पॉन्टेनियस, इट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल तो कोई भी बना लेगा, लेकिन वो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल भी होना चाहिए। आप तो क्या करोगे, मार्केट से कोई भी कैथोड लेके आ जाओगे, एनोड लेके आ जाओगे, उसको कनेक्ट कर दोगे, वायर से जोड़ दोगे, लेकिन बत्ती भी तो चलनी चाहिए ना। बल्ब अगर जला मतलब वो सेल ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उस सेल ने काम किया। काम किया, सेल ने वर्क किया। वर्क किया क्योंकि सेल स्पॉन्टेनियस था। अगर सेल को काम करवाना पड़ रहा है तो फिर कहेगा स्पॉन्टेनियस, और फिर अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिर कहेगा सेल। बोलने के लिए उसको सेल बोल सकते हैं, बट स्पॉन्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन इट्स ओन। तो ये है ई सेल ग्रेटर देन 0 की कंडीशन। ई सेल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा जी, यहाँ पे पता नहीं डेल्टा कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब, डेल्टा जी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन आती है, ठीक है ये चीज। एनी डाउट स्टिल हियर यार, प्लीज डाउट्स होगा तो प्लीज पूछ लो, नहीं भी होगा तो भी पूछ लो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अभी इसको डिलीट करेंगे। अब ई सेल जो होता है वो होता है ई आर सी माइनस ई आर ए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया, मैंने रिडक्शन भी नहीं लिखा और ऑक्सीडेशन भी नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने रिडक्शन के टर्म्स में बात किया है। क्यों रिडक्शन के टर्म्स में बात किया है, क्योंकि अब कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो रिडक्शन पोटेंशियल अज्यूम करना है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन वी कंसीडर दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज मेंशन्ड। याद है जैसे गैस लॉस में बताया गया होगा, अगर गलती से किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है तो रूम टेम्परेचर ले लेना, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेंशन्ड है मतलब रिडक्शन की बात हो रही है, तो रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड।
ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाई है क्योंकि RC माइनस RA हो रहा है, ये वाला माइनस यहां से आया, दिस माइनस इज फ्रॉम दिस वाला माइनस, ठीक है। तो ये वाले माइनस और ये वाला माइनस करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो याद करो, इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, कुछ लोगों को उसमें ऐसी डिफिकल्टी आई होगी कि कभी कभी तो माइनस ऑफ माइनस लिखते हैं, लेकिन कभी कभी तो सिर्फ माइनस लिखते हैं। तो जो माइनस ऑफ माइनस लिखा जाता है, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिखा होगा 3 माइनस ऑफ -4, मतलब 2 ले लेते हैं। तो कुछ कुछ केसेस में तो आपने ऐसा देखा होगा और कुछ कुछ केसेस में आपने ऐसा देखा होगा 3 माइनस 1। तो फिर उसमें डाउट आया होगा, यार कभी कभी तो ऐड करने बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे तो ऐड करने बोल दिया, लेकिन कभी कभी तो सिर्फ माइनस करते हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एनोड पे था वो खुद अपने आप में -2 था, और 1 वाली कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड जो था वो खुद +1 था, तो इसलिए वैसा का वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो फिर इसमें और क्या कंडीशन आ सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो कैथोड वाला है वो निगेटिव हो जाए, तो उस केस में क्या लिखेंगे, -4 माइनस ऑफ -2 लिख दो, या फिर -4 माइनस प्लस वाली चीज, राइट। ये 4 ही कंडीशन आ सकती है, मुझे नहीं लगता कि ये 4 के अलावा और कोई कंडीशन आएगी, क्योंकि हमने चारों कंडीशन कवर कर ली है। प्लस माइनस ऑफ माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस ऑफ माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस, ये 4 कंडीशन है। अब ये चारों टाइप से आंसर, जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, राइट। अब जैसे -4 -3 है तो ये निगेटिव आ गया, लेकिन ये -4 -5 होता तो निगेटिव आ जाता। -4 माइनस ऑफ -2 है तो इसमें पॉजिटिव आने का चांस है, इसमें भी पॉजिटिव आने का चांस है, और इसमें भी पॉजिटिव आने का चांस है, लेकिन ये 3 -4 हो गया तो फिर 3 -4 वाला निगेटिव आ जाएगा, राइट। तो वो चीज डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, देन ये दोनों SRP वैल्यूज है, अभी मैंने बताया दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कुछ दिया नहीं है, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तब तक उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही अज्यूम करे, तब तक उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब ये हम एक एग्जांपल लेंगे, एनसीईआरटी से एग्जांपल लिया हुआ है, ये वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। ई सेल जो है वो ये एक सेल नोटेशन है, ठीक है, दिस इज द सेल नोटेशन। इधर हाफ सेल है, ये बीच में जो डबल लाइन है इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, और यहाँ पे दूसरा हाफ सेल है, इसको राइट वाला हाफ सेल बोलेंगे, इसको लेफ्ट वाला हाफ सेल बोलेंगे, ठीक है। तो राइट वाली चीज में से लेफ्ट वाली चीज माइनस करते हैं। तो ध्यान दो, इसमें कॉपर जो है वो एनोड बन गया, अपन लिख भी देते हैं यहाँ पे, इन दिस एग्जाम्पल कॉपर इज द एनोड एंड Ag सिल्वर इज द कैथोड। सोचो, कॉपर हमेशा कैथोड होगा क्या? नहीं, C फॉर कॉपर, C फॉर कैथोड, वो सिर्फ डेनियल सेल में काम करेगा। इस एग्जांपल में कॉपर क्या है? एनोड है, और सिल्वर क्या है? कैथोड है। तो सेल नोटेशन लिखते कैसा है? सेल नोटेशन हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले एनोडिक हाफ लिखते हैं, फिर कैथोडिक हाफ लिखते हैं। फिर बताओ एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये देखो ऑक्सीडेशन हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखो रिडक्शन हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन एट कैथोड बाद में लिखते, ऑक्सीडेशन एट एनोड पहले लिखते। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक्वस वाली चीजें अंदर लिखना और सॉलिड वाली चीजें बाहर लिखना, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है? एनोड लिखना ऑक्सीडेशन जैसा, सॉल्ट ब्रिज बनाना, फिर कैथोड लिखना रिडक्शन जैसा। लेकिन ई सेल लिखते वक्त दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखेंगे। देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पे Cu से Cu2+ जाता है, लेकिन फॉर्मूला में Cu2+ से Cu लिखा, इसीलिए तो माइनस करके लिखा, समझा ये? तो ERC प्लस EOA, एक्चुअली फॉर्मूला वही चल रहा है। फॉर्मूला क्या चल रहा है? ERC प्लस EOA, ब्रैकेट लगा देंगे इसको। ये है ई सेल का फॉर्मूला।
ERC प्लस EOA। लेकिन ये देखो EOA की जगह मुझे तो RC लिखना था, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया रिडक्शन के टर्म्स में बात करती है। तो ERC लिखने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। तो राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट मतलब कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। एंड सेल नोटेशन जो है, सेल नोटेशन फिक्स है, एनोड हाफ, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद में हम बनाएंगे कैथोड हाफ। कैथोड पे दिखाना है रिडक्शन, और सेल लिखते वक्त एनोड पे दिखाना है ऑक्सीडेशन। ये रूल फिक्स है, इसको सेल नोटेशन बोलेंगे। दुनिया के किसी भी सेल को ऐसे ही लिखा जाता है, पहले एनोडिक हाफ लिखते हैं, और कैसा लिखते हैं एनोडिक हाफ? ऑक्सीडेशन जैसा लिखते हैं। फिर कैथोड लिखते हैं, और कैसा लिखते हैं कैथोडिक हाफ? रिडक्शन जैसा लिखते हैं। जिसका जो प्रॉपर्टी है उसको वैसे ही लिखा जाता है। ये है सेल नोटेशन। लेकिन ई का फॉर्मूला लिखते वक्त कैथोड ऑफ रिडक्शन माइनस एनोड ऑफ रिडक्शन। हमें बैक ऑफ द माइंड में पता है कि एनोड वाली चीज पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला में हमने रिडक्शन वाला टर्मिनल लिखा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज एसआरपी के टर्म्स में गिवन होती है, सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन होती है। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इसको हम थोड़ा एक्सक्यूज में बोलेंगे, इसको नीचे रख देते हैं। अब ये सेल रिएक्शन देखो, तो ये सेल रिएक्शन जैसे याद है अभी हमने Zn और Cu का सेल रिएक्शन देखा था, तो ये Cu और Ag का सेल रिएक्शन है। सोचो इसमें n कितना होगा? इसमें n का वैल्यू, चलो हाथ उठाओ, चलो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं डिस्कस करना चाहूंगा किसी के साथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस। इस वाली रिएक्शन में, कॉपर और Ag वाली रिएक्शन में n का वैल्यू कितना होगा? प्लीज ट्राई। नहीं, राहुल मिश्रा प्लीज ट्राई। राहुल आप आंसर देना चाहेंगे? राहुल रिप्लाई नहीं कर रहे। कपिल कुलकर्णी, कपिल आंसर दीजिए। सर 2। n का वैल्यू 2 होगा। सर n का वैल्यू 2 क्यों होगा? अरे म्यूट मत करो, प्लीज अनम्यूट। आपका आंसर करेक्ट है सर, n का वैल्यू 2 होगा, लेकिन क्यों होगा 2? सर एलसीएम इसका मतलब एजी में एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ, Ag और में सीयू में 2 है। वेरी गुड वेरी गुड। Ag में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cu में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 और 1 का एलसीएम मिला के 2 हो जाता है। तो सोचो कॉपर के एक एटम को Ag के 2 कटायन लगेंगे, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये है हाफ सेल रिएक्शंस। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो Ag रिड्यूस होके डिपॉजिट हो जाएगा, और कॉपर ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो मैं अनदर क्वेश्चन, एनोड हाफ जो है, उस एनोड हाफ में सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? डल होता जाएगा कि ब्राइट होता जाएगा? व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द एनोड हाफ? प्लीज रेज योर हैंड्स। देखो मैं चाहता हूं कि ये क्लास इंटरेक्टिव हो, आप लोगों का ये टॉपिक ऑलरेडी पेस में हो गया है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम आई वांट द क्लास टू बी इंटरेक्टिव। प्लीज थिंक एंड रिस्पॉन्ड। कलर पे क्या होगा? सॉल्यूशन का कलर ब्राइटन होगा या डल होगा? कपिल? सर और डार्क होगा। और डार्क, ब्राइट होता जाएगा। डार्क होगा मतलब उसमें कलर का इंटेंसिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कपिल? डार्क यस होगा सर। करेक्ट आंसर। क्यों बढ़ेगा? सर रीजन बताइए। सर एनोड पे वो सीयू के आयंस सॉल्यूशन में जाते होंगे ना, तो कलर बढ़ता होगा। पे क्या होगा? Cu2+ के कटायन सॉल्यूशन में नीचे जाते रहेंगे। कॉपर डिपॉजिट, डिपॉजिट कौन हो रहा है? डिपॉजिट सिल्वर हो रहा है। टूट के कौन जा रहा है? कॉपर टूट के जा रहा है। तो यहाँ पार्ले जी जैसा कौन बिहेव कर रहा है? पार्ले जी जैसा यहाँ पे खुद कॉपर बिहेव कर रहा है। तो कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में टूट के गया। सॉल्यूशन में टूट के जाने की वजह से कॉपर के कटायंस बढ़ गए। Cu2+ का कलर ब्लू होता है, ब्लू विट्रियोल। तो CuSO4 का सॉल्यूशन का कलर ब्राइटन होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, डल नहीं होगा, फेंट नहीं होगा। ठीक है। और एनोड और कैथोड वाली कंडीशन पे क्या होगा? कैथोड वाली कंडीशन पे उसका सॉल्यूशन का जो भी कलर होता होगा वो डल होता जाएगा, और सिल्वर का जो रॉड है उसका वेट बढ़ता जाएगा। सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिटेड, तो सिल्वर का रॉड का वेट बढ़ता जाएगा, सिल्वर का रॉड का लेंथ या डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे, या तो ज्यादा मोटा होगा या तो ज्यादा लंबा होता जाएगा, व्हाटएवर बी द कंडीशन। ठीक है, नाउ वी विल गो अहेड।
जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। कंसेप्ट वाइज हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज। कंसेप्ट वाइज हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं। अभी बता दिया, 2-3 बार बता दिया। ठीक है। सो एसआरपी जो होता है वो माइनस ऑफ एसओपी होता है। एसआरपी इज माइनस ऑफ एसओपी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एसओपी जो है वो एसआरपी का माइनस है। एसओपी इज नेगेटिव ऑफ एसआरपी। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट एनोड एंड ऑक्सीडेशन एट कैथोड। गलत हो गया यहाँ पे, रिडक्शन एट कैथोड चाहिए और ऑक्सीडेशन एट एनोड चाहिए। Add E of reduction at cathode and E of oxidation at anode. This is the actual formula. But use करने वाला formula ऊपर heading में given है. This is the formula which we will be using. ठीक है? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। प्लीज पे अटेंशन, बहुत ज्यादा केयरफुली इस डिस्कशन को सुने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई होप कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिफिकल्टीज होंगी वो सारी डिफिकल्टीज ये 2 स्लाइड्स की मदद से क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज पे अटेंशन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक दुख है, एक पीड़ा है, एक दर्द है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रॉब्लम है। आप इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉब्लम जैसा समझे, और कटायंस, अनायंस, कैथोड, एनोड, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन के प्रॉब्लम की वजह से चल रहा है। अब अगर आप ये बोलो कि सर आपने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम है, तो सब लोग ये प्रॉब्लम देना चाहेंगे, राइट? लेकिन हर किसी की प्रॉब्लम खत्म करने की कैपेसिटी अलग अलग है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को इजीली खत्म कर सकते हैं, मतलब डोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स डोनेट करने में ज्यादा समय लगता है, वो लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेके बैठ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द करेंसी ऑफ रिएक्शंस, राइट? तो इलेक्ट्रॉन अगर करेंसी है और इलेक्ट्रॉन ही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या होता है? मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ये आप लोगों ने सुना होगा पहले स्टेटमेंट, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिएक्शंस के केसेस में मनी के जैसा बिहेव कर रहा है, तो पैसा ही दुख है। पैसे के वजह से ही सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है? तो ये एक प्रीमाइस आप लोग सेट कर लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन एक दर्द है, एंड एवरीवन ट्राइज टू गेट रिड ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स। हर कोई चाहता है कि उनके प्रॉब्लम्स कम हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रॉब्लम जरूरी भी है। तो वो प्रॉब्लम पैसे के जैसा है। ठीक है? अब तो सर मजे मत लो, कंसेप्ट बताओ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें याद क्या रखना है। तो ये चीज याद रखो, जो जितना लाइफ में ऊपर होगा उतना अच्छा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है। सोचो, लाइफ में ऊपर कौन लोग जाते हैं? जो सामने वाले के प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। सामने वाले के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा, राइट? तो खुद को रिड्यूस होना है मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं मतलब रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा, और रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स समथिंग विच कैन ऑक्सीडाइज सामने वाला, मीन्स समथिंग विच कैन रिड्यूस सेल्फ, खुद रिड्यूस हो सकता है, समथिंग विच कैन गेट रिड्यूस्ड। रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स, सामने वाले से दुख रेडिली एक्सेप्ट कर सकता है, खुद के लाइफ में वो प्रॉब्लम्स सह सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन एक दुख है।
रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, मतलब सामने वाले से प्रॉब्लम्स वो ले सकता है। जो सामने वाले से प्रॉब्लम्स ले सकता है वही लाइफ में ऊपर जाता है। सामने वाले से प्रॉब्लम्स ले सकता है या सामने वाले से पैसा ले सकता है। लाइफ में ऊपर कौन है? जिसके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास प्रॉब्लम्स भी बहुत है, तो उतना अच्छा उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि उसने सामने वाले से पैसा लिया है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए है, और सामने वाले को उसने ऑक्सीडाइज किया है, खुद को रिड्यूस किया है। खुद को जला जला के ही एक दिया सब तरफ रोशनी देता है। वाह। तो ऊपर वालों की बात हो गई। अब नीचे क्या हो रहा है? जो लाइफ में नीचे है उतना अच्छा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो सामने वाले को दुख दे सकता है, सामने वाले को प्रॉब्लम्स दे सकता है। लाइफ में वो सामने वाले को प्रॉब्लम्स दे पाएगा, रेडिली दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। सोचो वो जो चीज है वो नीचे है ना लाइफ में, तो वो वीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे देना चाहता है और दर्द उससे सहन नहीं हो सकता। जो ऊपर है उसको दर्द सहना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर गया है लाइफ में। सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो लोग नीचे है वो लोग वीक है, वो बोलते हैं कि यार ये पैसे ले लो लेकिन प्रॉब्लम खत्म करो यार हमारे लाइफ में, तो इलेक्ट्रॉन्स दे देना चाहते हैं और उनसे दर्द सहन नहीं होता है। तो जो लोग नीचे है लाइफ में वो क्या बोलते हैं? गिव मी समथिंग फॉर द पेन एंड लेट मी डाई। जिन लोगों को रेफरेंस समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी बात है। अब सर ये जो आपने बताया कि लाइफ में ऊपर लाइफ में नीचे, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? तो इसका एक्चुअल मतलब है ये सीरीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। दिस सीरीज इज गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप लोगों के रेफरेंस बुक्स में भी ये सीरीज गिवन होगी। क्या होता है, अलग अलग बुक्स में ना ये सीरीज उल्टी भी हो सकती है, तो ये हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सीरीज को डिस्कस करेंगे। और मेरा रिकमेंडेशन, मेरा एडवाइस सब लोगों से ये रहेगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। कुछ कुछ बुक्स में ये जो सीरीज है उसमें फ्लोरीन जो है ना वो डायरेक्ट नीचे है और लिथियम ऊपर है, मतलब पूरा सीरीज 180 डिग्री से घुमा के दिया है। बट हम इसी सीरीज के टर्म्स में बात करेंगे, फ्लोरीन सबसे ऊपर रखेंगे और लिथियम सबसे नीचे रखेंगे। कुछ बुक्स में लिथियम ऊपर है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप उन बुक्स से भी पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, फ्लोरीन ऊपर, लिथियम नीचे। ऊपर क्या है? ऊपर वो चीजें हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, मतलब सामने वाले से दुख ले सकते हैं। दे ट्राई टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। देखो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए फ्लोरीन का पोटेंशियल 2.87 है। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पी इज फॉर पोटेंशियल। फिर स्टूडेंट्स को ये भी एक डाउट होता है, सर पी लिखा है तो पावर है क्या? नहीं, पावर नहीं है, वो पावर पूरा लिखेंगे, POWER पावर। यहाँ पे हम सिर्फ पोटेंशियल के टर्म्स में बात करते हैं। सो दिस इज एसआरपी। फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस पूरे सीरीज में। पूरे दुनिया में फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब फ्लोरीन सबके सामने रिड्यूस हो सकता है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मतलब फ्लोरीन कभी भी एनोड नहीं बन सकता। सोचो इस चीज को, फ्लोरीन कैन नेवर बी एनोड इन एनी ऑफ द सेल्स। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मतलब गैल्वेनिक सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेल में फ्लोरीन एनोड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा कैथोड रहेगा, फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, फ्लोरीन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स ले ले। सही बात है, तो फ्लोरीन हमेशा कैथोड जैसा, कभी भी एनोड जैसा नहीं। ठीक है, इसका उल्टा सोचो, सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे लिथियम है। तो लिथियम जो है, लिथियम सबके सामने एनोड जैसा बिहेव कर सकता है। लिथियम सबके सामने एनोड जैसा बिहेव करेगा,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है लिथियम का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो लिथियम कभी भी खुद लिथियम कभी भी खुद रिड्यूसिंग पावर नहीं शो करेगा, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखो इधर लिथियम का रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी मैक्सिमम, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी मैक्सिमम। F2 has got maximum SRP and lithium has got minimum SRP. Lithium has got maximum OP. F2 का मैक्सिमम RP, तो लिथियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस स्लाइड। लिथियम में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है OXI DATION, ठीक है, और उसका SRP बहुत कम है। फिर ये दिख रहा है SRP माइनस 3.05, ये SRP है, तो अगर SRP माइनस 3.05 है तो SOP कितना हो जाएगा 3.05 हो जाएगा पॉजिटिव वाला। और ऊपर देखो फ्लोरीन के केस में देखो 2.87 है, ये क्या है, ये SRP है, तो अगर ये SRP है तो SOP क्या हो जाएगा उसका माइनस 2.87 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन दिस इज द सीरीज। इसमें हाइड्रोजन कहां पर है, जहां पर 0 है वहां हाइड्रोजन है, ये देखो ये 0 आ गया, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेफरेंस में सबके पोटेंशियल्स डिफाइंड है। हम किसी के भी रेफरेंस में डिफाइन कर सकते थे, बट हमने हाइड्रोजन के रेफरेंस में डिफाइन किया है। सो एनी डाउट्स इन दिस, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट्स इन दिस। एनी डिफिकल्टीज? नहीं, ठीक है। तो ऊपर वाला कैथोड और नीचे वाला एनोड, तभी सेल स्पॉन्टेनियस होगा। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो भी ऊपर है उसका कैथोड बनाओ और जो नीचे है उसका एनोड बनाओ। अगर ऐसा करोगे तो सेल स्पॉन्टेनियस बनेगा, नहीं तो वो सेल स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। दैट सेल विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस इन अपोजिट कंडीशन। ठीक है, बहुत डिस्कस कर लिया। एक हम लास्ट एग्जांपल के लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस आफ्टर दिस। ठीक है, ये सेल है, इसमें राइट माइनस लेफ्ट लिख दिया हमने। अब इसको जस्टिफाई करते हैं, यही वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। लेट अस ट्राई टू जस्टिफाई दिस एग्जांपल। कॉपर है, Cu2+ वाली चीज ये यहां पर है कॉपर। सिल्वर किधर है, Ag+ वाली चीज ये यहां पर है सिल्वर, Ag+ और Cu2+। अब उसके रिस्पेक्ट में देखो कि ये जस्टिफाइड है क्या। जस्टिफाइड का मतलब Ag ऊपर है, Cu2+ नीचे है, तो जो ऊपर है Ag उसका कैथोड बनाया और जो नीचे है कॉपर उसका एनोड बनाया, तो ये सेल काम करेगा, मतलब ये सेल स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द ई सेल। क्वेश्चन दे रहा है आपको, प्लीज इसको सॉल्व करो। फाइंड आउट द ई सेल फॉर दिस सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी गिवन है, इसके लिए ई सेल का वैल्यू कितना होगा। ट्राई करो एंड रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। आंसर आ जाए तो अपना हाथ उठा के आंसर बताए। प्लीज ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। प्लीज सब लोग ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो कंसेप्ट डेवलप होगा। यार एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं यार। कपिल आंसर बताइए। 0.46। 0.46 कैसे आया सर 0.46? सर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। कैथोड का रिडक्शन तो ई RC माइनस ई RA, ये फॉर्मूला यूज किया आपने। कपिल आप म्यूट मत करो, आई वांट टू टॉक टू यू।
बाकी कोई क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं yes कर रहा है, sir. आपसे ही बात कर लेते हैं। तो ERC माइनस ERA यूज किया आपने ई सेल निकालने के लिए। ERC रिडक्शन एट कैथोड का पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.8. वेरी गुड, 0.80। क्यों? क्योंकि Ag जो है वो कैथोड है। 0.80 माइनस 0.34 इज इक्वल टू 0.46। ठीक है, अब बताइए कपिल, ये 0.46 पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव। तो ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा केमिकल एनर्जी को? यस सर. और अपने आप कर पाएगा या इससे करवा के लेना पड़ेगा? अपना पड़ेगा. अपने आप करेगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही अपने आप है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बोला और आपने हाथ उठाया और आपने आंसर दे दिया, तो आपको मुझे बोलना नहीं पड़ा ना कि कपिल आप आंसर दो। आपने सॉल्व कर लिया अपने आप। बाकी लोगों के पीछे लगना पड़ रहा है, बाकी लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि प्लीज क्लास में रिस्पॉन्ड करो, लेकिन बाकी लोग फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, तो ERC का वैल्यू इसमें 0.46 है, ये सेल स्पॉन्टेनियस है। तो फिर सर फिर ये सीरीज लर्न करनी पड़ेगी क्या? नहीं, एग्जाम में ये वैल्यूज गिवन होगी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज भी दे सकते हैं, बट उससे डरना नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो बस उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो और फिर ERC माइनस ERA ये फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा उससे। ठीक है, अब इसमें हम अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डेवलप करता हूँ एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। एनोड इज Cu2+, Cu2+ वाली चीज को एनोड बनाओ और कैथोड इज Fe3+ वाली चीज को। ठीक है, मतलब Fe3+ Fe वाली चीज को कैथोड बनाओ और Cu2+ Cu वाली चीज को एनोड बनाओ और फिर इसका सेल पोटेंशियल पता करो। इसका ई सेल कितना होगा, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर फॉर ई सेल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब स्टूडेंट से कि इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर बताएं। इजी क्वेश्चन है। एनोड पे हमने कॉपर को लिया और कैथोड पे Fe को लिया है। अब ये सेल का ई सेल कितना होगा, इसको ट्राई करना है। रेज योर हैंड्स इफ यू कैन फाइंड द आंसर। नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। मैं आंसर बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। ERC माइनस ERA। ERC कितना है? रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड कौन? Fe वाला कैथोड है, तो 0.77 माइनस एनोड कौन? कॉपर वाला, तो 0.34। कितना आ गया? 0.43 आ गया। तो ये चीज पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब सेल इज spontaneous. The cell is spontaneous because this is a positive value. ठीक है, अब इसका उल्टा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो इधर। एनोड को कट करके कैथोड लिख देंगे और कैथोड को कट करके एनोड लिख देंगे। तो अगर कैथोड Cu बन जाए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कैथोड Cu को बनाओ और एनोड Fe को बनाओ, एनोड बनाओ Fe वाली चीज को और कैथोड बनाओ कॉपर वाली चीज को, जबरदस्ती मैंने ऐसा बोला है कि ऐसा करना है, तो उस चीज का ई सेल कितना आएगा? उस कंडीशन में ई सेल का वैल्यू आ जाएगा -0.43, उसका निगेटिव आ जाएगा। -0.43 में माइनस बता रहा है कि सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको -0.43 लिखते हो मतलब द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट विल नॉट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
Cu कैथोड और Fe एनोड ये कॉम्बिनेशन नहीं चलता। Cu एनोड और Fe कैथोड ये कॉम्बिनेशन चलता है। जो ऊपर है उसको कैथोड बनाओ और जो नीचे है उसको एनोड बनाओ। लिथियम सबके साथ एनोड बन सकता और फ्लोरीन सबके साथ कैथोड बन सकता। फ्लोरीन किसी के साथ एनोड नहीं बन सकता और लिथियम किसी के साथ कैथोड नहीं बन सकता। बाकी सब चीजें कैथोड एनोड दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टिन एज कैथोड एंड Fe एज एनोड। टिन वाली चीज को कैथोड बनाओ और Fe वाली चीज को एनोड बनाओ और बताओ ई सेल कितना आएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। What will be the value of E cell? Please try this question and raise your hands if you have the answer. Tin is cathode and Fe is anode. E cell कितना आएगा? कपिल बताइए आंसर। सर 0.3। 0.3 कैसे आया सर ये? सर वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो आप वैल्यूज बताएंगे। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ERC माइनस ERA। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ ERC। ERC कितना दिख रहा है इसमें? सर माइनस 0.14। यस, माइनस 0.14। फिर अब सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देना और उसके बाद में ब्रैकेट लगाना और फिर ERA लिखना। तो कपिल बताइए ERA कितना है? माइनस 0.44। वेरी गुड। तो यहाँ पे फिर से माइनस लिखना, माइनस 0.44। इससे गलती नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 0.14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.44। इसका आंसर कितना है? प्लस 0.30। तो SN वाली चीज कैथोड अगर है और Fe वाली चीज एनोड अगर है तो वो सेल काम करेगा। तो दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस। ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज स्पॉन्टेनियस। अब अगर ये वाली चीज स्पॉन्टेनियस है तो इसको उल्टा कर सकते, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं है। तो ERC माइनस ERA से पता चला कि दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस। उसका E का वैल्यू प्लस 0.30 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन एज कैथोड एंड PB एज एनोड। टिन को कैथोड बनाओ और PB जो उसके ऊपर है उसको एनोड बनाओ। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। Please raise your hands if you have the answer to the second question. चलो डिस्कस करते हैं। इस पे थोड़ा सोच सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला तो वही है, ERC माइनस ERA। RC कितना? रिडक्शन एट कैथोड। टिन के लिए कितना वैल्यू है? माइनस 0.14 लिख दिया अपन ने। माइनस ऑफ PB जो है उसके लिए वैल्यू कितना है? माइनस 0.13। माइनस ऑफ माइनस 0.13। आंसर कितना है? माइनस ऑफ 0.01। क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आया है। निगेटिव मतलब दिस सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस 0.01 इज द आंसर। तो नीचे वाला सेल काम नहीं करता, ऊपर वाला सेल काम करता है। ठीक है, दिस सेल इज नॉन फंक्शनल, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर वाला सेल फंक्शनल है, स्पॉन्टेनियस है। एनी डाउट स्टिल हियर? एनी डिफिकल्टीज? नहीं? गुड। नेक्स्ट, अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, उससे पहले हम रिएक्शंस और हाफ सेल्स लिखेंगे। ठीक है, Cu और Zn वाला हाफ सेल तो ये तो बता ही देता है, डैनियल सेल है। तो कॉपर जो है, कॉपर क्या है? कॉपर उसमें कैथोड है और जिंक है, जिंक एनोड है। तो Zn टूट के जाएगा, कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, गिव्स Zn n होता है 2 प्लस कॉपर 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना है। वो वाली सीरीज के रिस्पेक्ट में
इसका रिएक्शन लिखना है। Al3+ और Zn2+ वाली चीज को सेल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करो अभी, प्लीज ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस। Please solve these 3 questions. Al और Zn, Na और Zn, Fe और Zn। Please raise your hands if you have the answer. यार जब तक आंसर्स नहीं आएंगे मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा फिर। एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालो, उसमें देखो जिंक ऊपर है या एल्यूमिनियम ऊपर है। जो ऊपर है उसको कैथोड बनाओ, जो नीचे है उसको एनोड बनाओ। चलो डिस्कस करते हैं। आप लोग आंसर नहीं दोगे तो मुझे तो आंसर बताना पड़ेगा ना। तो सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करो, एल्यूमिनियम और जिंक। आई होप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपके पास में। उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एल्यूमिनियम और जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ढूंढो। तो एल्यूमिनियम वाली चीज जो है वो नीचे है, जिंक वाली चीज उसके ऊपर है, ठीक है। तो ठीक है, ये 2 वैल्यूज है टेक्स्ट बुक से मैं लेके आया हूँ। 2 वैल्यूज, एल के लिए एसआरपी का वैल्यू -2.36 है एंड जेडएन के लिए एसआरपी का वैल्यू -0.76 है, ठीक है। अब हम सेल इक्वेशन बनाएंगे। तो जिंक जो है वो ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे। जो ऊपर होता है वो कैथोड बनता है,
राइट। तो कैथोड बाद में लिखते हैं, एनोड पहले लिखते हैं, तो पहले हम एनोड लिख लेंगे। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो Al3+, Al3+, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा जिंक 2+, एंड देन आएगा जिंक। सो दिस इज द सेल नोटेशन। ये सेल नोटेशन हमने कैसे लिखा, इन वैल्यूज के बेसिस पे। जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है मतलब कैथोड है, एल्यूमिनियम नीचे है, नीचे है मतलब एनोड है। एनोड पहले लिखते हैं, कैथोड बाद में लिखते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन शो करते हैं, कैथोड में रिडक्शन शो करते हैं। ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो जिंक है वो 2+ से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से 3+ जा रहा है। ठीक है, सो Al से Al3+ एंड Zn2+ से Zn। दिस इज द सेल नोटेशन। अब रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो Al gives Al3+, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, तो +3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और जिंक वाली चीज क्या करेगी, जिंक वाली चीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी, एंड Zn2+ विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक वाली चीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके Zn बन जाएगी। तो नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, इसमें n का वैल्यू कितना लेंगे? ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इन एल्यूमिनियम एंड जिंक वाला सेल। एल्यूमिनियम एंड जिंक वाले सेल में n का वैल्यू कितना होगा? कपिल आंसर बताइए। सर 6। 6। क्यों आएगा 6? क्योंकि एलसीएम लेंगे, राइट? हाँ यस। यस। अच्छा कपिल म्यूट मत करना। आप मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम को एनोड और जिंक को कैथोड लिया है, बराबर? हाँ यस सर। क्योंकि एनोड पहले लिखते हैं और कैथोड बाद में लिखते हैं, राइट? यस। और कैथोड जो है वो ऊपर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है वो कैथोड है और जो नीचे है वो एनोड है, बराबर? यस सर। तो अब मुझे आप एक चीज का आंसर दो कि अगर ये सेल में हम इन्वर्स कर दे, एल्यूमिनियम को कैथोड बना दे और जिंक को एनोड बना दे, तो क्या होगा? तो सर क्या होगा, अभी किसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो, एल्यूमिनियम अभी एनोड है और जिंक कैथोड है, बराबर? यस सर। तो ये सेल स्पॉन्टेनियस हो गया, राइट? हाँ यस। तो अगर उसको इन्वर्स कर दे, एल्यूमिनियम को बाद में लिख दे और जिंक को पहले लिख दे, तो क्या होगा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वेरी गुड कपिल। तो सेल उस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब आपको म्यूट करते हैं। सब लोग इस वाले सेल का E0 फाइंड आउट करें। ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E0। इस सेल में E0 का वैल्यू फाइंड करें, एंड देन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ E0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E0 इन दिस सेल। कपिल आंसर। कपिल आंसर देना चाहेंगे आप? E0 का वैल्यू आया? सर 1.6। 1.6 कैसे आया? 1.6 सर -0.76 माइनस 2.36। तो 2.36 माइनस 0.76 हो गया, राइट? हाँ मतलब -1.0। नहीं तो प्लस आएगा आंसर, आंसर प्लस में हाँ आएगा, देख। ठीक है, हाँ करेक्ट करेक्ट, प्लस आएगा, आंसर विल बी पॉजिटिव। तो वही फॉर्मूला लिखते हैं, ERC माइनस ERA, ERC माइनस ERA। RC कितना है? -0.76 माइनस ऑफ -2.36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्चुअली क्या हो गया, वो मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू 2.36 माइनस 0.76, तो 1.6 आ गया। 1.60 इज द आंसर। ये पॉजिटिव है तो ये आंसर हो गया, ठीक है? एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज डाउट पूछ लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ट्राई टू सॉल्व Na एंड जिंक वाला क्वेश्चन। वैल्यूज दे देते हैं आपको। SRP ऑफ Na का SRP कितना है? Na बहुत नीचे है तो -2.87 है।
SRP of Na is minus 2.87. SRP of Zn, Zn वाली वैल्यू वही चीज है, minus 0.76. SRP of Zn minus 0.76. इसको ट्राई कर लो एंड देन फिर Fe वाला भी लिख लेते हैं. SRP of Fe 3+ गिवन है क्वेश्चन में, तो SRP of Fe है minus 0.44. SRP of Fe minus 0.44. ये 3 वैल्यूज गिवन है. इन 3 वैल्यूज के बेसिस पे आप अरेंज करो एंड देन ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करो. प्लीज ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस. And raise your hands if you have the answer. इसको पहले अरेंज कर लेते हैं. सबसे ऊपर कौन आएगा इसमें? सबसे ऊपर Fe आएगा. Fe के बाद कौन आएगा? Fe के बाद Zn आएगा. और Zn के बाद कौन आएगा? Na आएगा. ये SRP वैल्यूज है. These are the standard reduction potential values. ठीक है. तो Na और Zn. सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, Na and Zn वाली चीज में Na becomes anode, Zn becomes cathode. एंड फोर्थ वाले क्वेश्चन में Fe जो है, Fe ऊपर है, Fe becomes cathode and Zn becomes anode. ठीक है. ये 2 आंसर्स है. हिंट दे दिया इस क्वेश्चन के लिए. इस वाले क्वेश्चन के लिए ये हिंट एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए ये हिंट गिवन है. इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर सेल पोटेंशियल, सेल नोटेशन लिखना, सेल नोटेशन के बाद रिएक्शन लिखना, इससे हो जाएगा. जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में लिख सकते हैं एंड वी विल गो अहेड. ठीक है. सो आई विल डिलीट दिस. आई होप जिनको चाहिए था उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 3.1 एंड 3.2. दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आई वांट टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद यू. मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं. टेक्स्ट बुक सामने रखो. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो टेबल 3.1 है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस सीरीज को सामने रखो एंड 3.1 क्वेश्चन सॉल्व करो. Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. And given the standard potentials, arrange these metals in increasing order of their RPs. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए तो सीरीज की भी जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा. वैल्यूज गिवन है, SRP वैल्यूज गिवन है. सिर्फ पूछा क्या है? रिड्यूसिंग पावर पूछा है. रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है, रिड्यूसिंग पावर मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. रिड्यूसिंग पावर बोला है ना, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है, मतलब इनवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है. इनवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है. तो सबसे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल इन चारों में किसका है? सबसे ज्यादा SRP किसका है? सबसे ज्यादा SRP इसका है. ये है पहले नंबर पे SRP. ये है Hg वाली चीज दूसरे नंबर पे है SRP के लिए. ठीक है. उसके बाद माइनस 0.74 माइनस 2.37, ये वाली चीज है थर्ड नंबर पे SRP के लिए. माइनस 2.93 माइनस 2, फिर पहले माइनस 2.37 आएगा फोर्थ नंबर पे एंड देन माइनस 2.37 आएगा फिफ्थ नंबर पे. So these are the 5 values. ये 5 वैल्यूज SRP के टर्म्स में हमने लिख दिया. तो SRP का सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ SRP विल बी Ag, देन Ag के बाद आएगा Hg वाली चीज, Hg के बाद आएगा Cr, Cr के बाद आएगा Mg एंड देन लास्ट में आएगा K. ठीक है. तो दिस इज द SRP सीक्वेंस. तो हमारा आंसर क्या है? रिड्यूसिंग पावर पूछा है, तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा. तो रिड्यूसिंग पावर K का सबसे ज्यादा
K के बाद mg, mg के बाद cr, cr के बाद hg एंड hg के बाद लास्ट में आएगा ag। तो दिस इज द आंसर। जो लोग चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस डाउन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। 3.2 का आंसर बता दिया है। यू मे वांट टू राइट दिस डाउन। अभी नहीं पढ़ना है, फ्यूचर में टॉपिक रिवाइज करने का टाइम आएगा तब इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, so yes, moving ahead, let's go ahead। तो एक काम करो, 3.1 वाला क्वेश्चन एंड 3.1 इन टेक्स्ट, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4 एंड 3.17 ये होमवर्क ले लो। ठीक है, होमवर्क लिख देते हैं यहाँ पे। 3.1, 3.17, 3.4, 3.5 ये है एक्सरसाइज से, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लेना। 3.1, 3.2, 3.3 ये होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम पे हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क सॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पेज नंबर 71 पे जो एनसीईआरटी में सीरीज गिवन है उसको रिवाइज करना, उसको रीड करना और साथ में ये होमवर्क सॉल्व करना। आई होप जो पढ़ाया था आज समझ में आया होगा। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज। और किसी तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें अभी, else we will stop with the class right now. I'll stop the meeting. Any doubts? Yeah. Thank you so much for attending the class. Take care.